नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा, राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, वहीं 10th क्लास की विज्ञान की इकाई 4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसके अंतर्गत हमारा आता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, ये हमारा 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 या 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं और 4 या 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। जैसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, इसमें कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 नंबर में आते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का संरचना क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, तो ये 4-5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र 10th क्लास और 12th क्लास दोनों क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हम बहुत ध्यान से समझेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी पैदा करने वाला, यानी ऐसा उपकरण या ऐसी डिवाइस जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को पैदा किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को जनरेट किया जाता है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। अब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है, हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि जब किसी चुम्बकीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी आर्मेचर को घुमाया जाता है, यानी चुम्बकीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी आर्मेचर को रोटेट किया जाता है, तो उसके चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो जैसा मैंने अभी कहा कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आर्मेचर को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। घुमाया जाएगा तो कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा। और उत्पन्न क्या हो रहा है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो रही है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का साधन होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का साधन है। अब इसकी बनावट यानी इसकी संरचना क्या है और इसकी कार्यविधि क्या होती है, ये हम समझेंगे। तो इसकी जो संरचना लिखेंगे तो पेपर में हम बिंदुवार लिखेंगे। उसी तरह मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी संरचना किस तरह आपको पेपर में लिखनी है। तो बिंदुवार हम हेडिंग डाल देंगे, इसकी क्या है, संरचना या बनावट, संरचना। और संरचना में जो हम पहला बिंदु लिखेंगे वो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें 2 शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जिसके अंतर्गत जिसके बीच में आर्मेचर को घुमाया जाता है। तो चलिए मैं थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा क्या है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में 2 ध्रुव होते हैं, N और S, यानी उत्तरी सिरा और दक्षिणी सिरा। ये उत्तरी सिरा है और ये दक्षिणी सिरा है। और इसके जो मध्य में क्या होगा, आर्मेचर को रोटेट किया जाएगा, आर्मेचर को घुमाया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी वो होगी N से S की ओर। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा N से S की ओर होती है। तो इस बिंदु में लिखना है चुंबकीय क्षेत्र। इसमें 2 शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र जिसके मध्य में यानी आर्मेचर को घुमाया जाता है और इसकी जो दिशा होती है वो N से S की ओर होती है। दूसरा बिंदु है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर, अब आर्मेचर क्या होती है, यानी नरम कच्चे लोहे के क्रूड पर पृथक्कृत तांबे के तार को लपेटकर,
नरम कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तारों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। यहाँ पर आर्मेचर आप देख सकते हैं कि ये एक मान लीजिए क्या है, आर्मेचर है, एक आयताकार रूप है। इस पर जो लपेटे जाते हैं वो लपेटे जाते हैं पृथक्कृत तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं। और इसके ये दो सिरे हैं, एक सिरा ए है, एक सिरा बी है, एक आयताकार कुंडली है ABCD। तो ये इसके मध्य क्या करती है, रोटेट करती है, घूमती है। तो यहाँ पर मैं एक आर्मेचर ड्रॉ कर देता हूं। इस तरह से हमारी क्या है, ये एक आर्मेचर है। ये हो गई हमारी आर्मेचर ABC और D आर्मेचर है। तो आर्मेचर के बारे में हमें लिखना है, नरम कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तारों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। और आर्मेचर क्या करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या करती है, घूमती है। ये हमें आर्मेचर के बारे में बताना है। तीसरा है सर्पी वलय। सर्पी वलय, स्लिप रिंग्स, सर्पी वलय, यानी सर्पी वलय, सर्फी वलय यानी स्लिप रिंग्स। अब आर्मेचर के देखो दो सिरे हैं, तो दोनों सिरों से क्या जुड़ता है, किसी भी धातु की बनी हो सकती है। एक स्लिप रिंग इससे जुड़ी रहेगी, एक सर्पी वलय इससे जुड़ा हुआ है और दूसरा सर्पी वलय इससे जुड़ा रहता है। यानी आर्मेचर है हमारी, आर्मेचर से एक सर्पी वलय यहां जुड़ा हुआ है, दूसरा सर्पी वलय यहां जुड़ा हुआ है। तो हम चित्र में किस तरह से दिखाएंगे, एक सर्पी वलय मान लीजिए हमारा यहां पर जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, एक स्लिप रिंग, और दूसरा हमारा सर्पी वलय इस सिरे से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ है। दो सर्पी वलय जो आर्मेचर कुंडली के ये दो सिरे होते हैं उसके ऊपर जुड़े हुए हैं एक एक करके। किस तरह से, थोड़ा आप देख सकते हैं। ये हमारी मान लो क्या है, आर्मेचर है, एक सर्पी वलय इस सिरे से जुड़ा हुआ है और दूसरा सर्पी वलय इससे जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से मान लो ये जो सर्पी वलय है इसमें से अंदर निकाल के इससे जोड़ दिया जाता है। ये इसको टच नहीं करेगा, यानी ये सर्पी वलय इससे जो जुड़ा हुआ है इसके बीच में से निकाल करके दूसरा सर्पी वलय इधर जुड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे ये आर्मेचर घूमेगी तो उसी तरह ये सर्पी वलय भी हमारे क्या करते हैं, आर्मेचर के साथ साथ रोटेट करते हैं। आर्मेचर के साथ साथ ये सर्पी वलय भी घूमते हैं और ये किसी धातु के बने होते हैं। अब सर्पी वलय से बाद इसमें जो चौथा बिंदु है वो है हमारा बुरुस। बुरुस, अब बुरुस क्या है, यानी ये जो कार्बन के बने होते हैं और ये स्थिर होते हैं। एक बुरुस जुड़ा रहता है हमारा सर्पी वलय जो पहली है, इसका नाम दे दूंगा मैं, ये सर्पी वलय है हमारा मान लीजिए S1, और दूसरा जो सर्पी वलय है ये है हमारा मान लीजिए S2, और इससे एक कार्बन के बने बुरुस टच किए रहते हैं, जुड़े नहीं बोले स्पर्श किए रहते हैं। एक बुरुस यहां जुड़ा रहेगा, ये इससे यानी सर्पी वलय से दो बुरुस B1 B2 क्या किए रहते हैं, स्पर्श किए रहते हैं क्रम से। ये सर्पी वलय S1 और ये S2, और ये बुरुस हो गया हमारा B1 और ये बुरुस हो गया हमारा B2, सर्पी वलय से क्रमशः जुड़े रहते हैं। तो ये हुई बच्चों हमारी इसकी बनावट। बनावट एक बार और मैं बोल देता हूं आपको, इसी तरह बिंदुवार क्रम अनुसार इसी तरह लिखना है। यानी संरचना इसकी बनावट क्या होती है, नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र, इसमें दो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जिसकी दिशा N से S की ओर होती है, जिसके मध्य में आर्मेचर को घुमाया जाता है। दूसरा लिखना है आर्मेचर। आर्मेचर के बारे में बताना है कि नरम कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है
जो चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत घुमाई जाती है, घूमती है। और तीसरा सर्पी बल है। आर्मेचर कुंडली के जो दो सिरे हैं उनसे दो सर्पी बल S1 व S2 क्रमानुसार जुड़े रहते हैं, किसी भी धातु के बने हो सकते हैं, और ये आर्मेचर के साथ साथ रोटेट करते हैं, आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। और चौथा ब्रुश, सर्पी वलय को, जो हमारे सर्पी वलय हैं S1 S2, उनको दो ब्रुश B1 व B2 स्पर्श किए रहते हैं और ब्रुश स्थिर रहते हैं, ब्रुश घूमते नहीं हैं। और फिर ब्रुश का संबंध हम क्या करते हैं, बाह्य परपथ से कर देते हैं, जहां पर हमें ये प्रत्यावर्ती धारा भेजनी होती है। यानी इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा बनेगी वो कहां पर हमें भेजनी है, उस बाह्य परपथ से ब्रुश B1 व B2 का संबंध कर देते हैं। तो यहाँ पर जहां पर हमें विद्युत धारा भेजनी है वहां पर इसका संबंध कर देते हैं। तो बाह्य परपथ से हम ब्रुश B1 और B2 का संबंध कर देते हैं, जहां पर हमें विद्युत धारा भेजनी होती है। तो ये बच्चों ही हमारी यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट। अब हमको समझनी है इसकी कार्यविधि, किस तरह से इसमें जो है प्रत्यावर्ती धारा जनरेट होगी, यानी किस प्रकार से इसमें प्रत्यावर्ती धारा बनेगी। तो चलिए समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी अक्ष के परतः, मान लीजिए कोई अक्ष है, इसके परतः इसको घुमाया जाता है। अब इस आर्मेचर को घुमाना है, कैसे घुमाएं, चाहे हैंडल से घुमाएं, चाहे पवन के द्वारा घुमाएं, वायु के द्वारा घुमाएं, या जल के द्वारा घुमाएं, मतलब इस आर्मेचर को अब हमको क्या करना है, घुमाना है। किसी भी विधि से हम घुमाएं, और कैसे घुमाएं, किसी भी तरह से घुमाएं, चाहे हम वामावर्त घुमाएं चाहे दक्षिणावर्त घुमाएं, किसी भी तरीके से हम इसको यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आर्मेचर को घुमाना है। तो मान लीजिए एक कंडीशन हम मानते हैं, मान लीजिए दक्षिणावर्त कुछ इस तरह से घूम रही है ये हमारी आर्मेचर, कि इसका जो AB सिरा है वो ऊपर जा रहा है और नीचे जो CD सिरा है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो किस तरह से हमारी आर्मेचर घूमेगी, थोड़ा ध्यान दें आप। जैसे ये मान लो AB सिरा है, ये CD सिरा है, और इससे ये सर्पी वलय जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, और इससे जुड़ा हुआ है सर्पी वलय से ब्रुश B1 व B2। तो घूमेगी कैसे, जरा ध्यान देना। ये इससे मान लीजिए ये ब्रुश है, ये ब्रुश टच किए हुए है, ऐसी स्थिति इधर है। एक कंडीशन लेके चलते हैं, मानो इससे ये ब्रुश है, तो किस तरह से घूमेगी, ये ब्रुश इसको टच किए रहेगा, आर्मेचर घूमती रहेगी और ब्रुश इसको टच किए रहेगा। जिस तरह से इसका ब्रुश इसको टच किए है, इस तरह इसी तरफ का भी ब्रुश इसको टच किए रहेगा। तो ब्रुश को नहीं घूमना है, ब्रुश इसको जो सर्पी बल है वो टच किए रहेंगे। इस तरह से ये क्या होगी, आर्मेचर से जो ब्रुश है उनको टच करते हुए रोटेट होगी। तो एक कंडीशन मानी कि ये जो आर्मेचर है इसका जो AB सिरा है इस तरह से घूम रही है, ये ऊपर जा रहा है और CD सिरा नीचे जा रहा है। इस तरह से हमारी क्या है, आर्मेचर रोटेट हो रही है, घूम रही है। अब हमें देखना है कि जब ये मान लो ऐसे रखी थी तो ये चुंबकीय बल रेखा इधर से पार हो जाएगी, अब इधर से हो जाएगी, यानी कुछ संख्याएं में। अब जैसे ये घूमेगी, जैसे मान लो घूमेगी, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, बदलेगी, यानी कम या ज्यादा। जब मान लो इस तरह से हो जाएगी तो काफी संख्या में मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं पास होंगी, इस तरह से घूमी। कहने का मतलब यह है कि जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत घूमेगी तो उसकी यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से क्या होगा, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। फिर सुनिए एक बार, जब आर्मेचर हमारी दक्षिणावर्त या वामावर्त चुंबकीय क्षेत्र के अंतर घूमेगी तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी।
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन से इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो अब बच्चों हमें ये देखना है कि फ्लक्स में परिवर्तन से इसमें प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो उस जो धारा उत्पन्न हुई उसकी दिशा क्या होगी। तो अब हम दिशा ज्ञात करेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी कर सकते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी कर सकते हैं। तो यहां मैं आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से बताऊंगा कि जो इसमें धारा प्रवाहित हुई ये अक्ष के प्रत्यय घूमी तो इसमें जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो क्या होगी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। देखिए तो ये हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है कि अगर हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह फैलाएं कि ये तीनों लंबवत रहें। जब ये तीनों लंबवत रहेंगी तो अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो और जो पहली उंगली है तर्जनी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो मध्यमा क्या होगी हमें उसमें विद्युत धारा की दिशा बताती है। तो इसमें हम कुछ लगा के देखें कि ये सिरा ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा इस तरह से देखें आप कि AB सिरा हमारा क्या है ऊपर उठ रहा है और CD नीचे जा रहा है। तो उस समय इसमें जो धारा उत्पन्न हुई उसकी दिशा क्या होगी। तो देखना बच्चों ये अंगूठा चालक की गति ये ऊपर उठ रहा है तो अंगूठा हमें रखना है ऊपर और ये उंगली रखनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से इधर है और ये ऊपर उठ रहा है अंगूठा ऊपर। तो इसमें जो विद्युत धारा की दिशा हुई बीच वाली उंगली वो विद्युत धारा की दिशा किधर हुई इधर से यानी A से B की तरफ ऊपर की तरफ हुई। तो इसमें विद्युत धारा की दिशा हुई इधर से होकर जाएगी। किस तरह से मैं थोड़ा इसमें बताता हूं किस तरह से इसमें विद्युत धारा की दिशा होगी। विद्युत धारा की दिशा हुई जब ये ऊपर उठ रहा है तो ऊपर की तरफ इस तरह से यहां से जाएगी और इस तरह से इसमें होती हुई यानी ब्रुश B2 से B1 की ओर प्रवाहित होगी। विद्युत धारा की दिशा इसमें इस तरह से प्रवाहित होगी। तो ये हुई विद्युत धारा की दिशा। अब कुछ समय बाद अब आप देखना जैसे ये घूमेगी AB सिरा ऊपर उठ रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये आधा चक्कर हो गया। आधे चक्कर के बाद अब ये हमारा AB सिरा है। AB सिरा पहले ऊपर जा रहा था, अब क्या करे AB सिरा नीचे जाने लगा। अब AB सिरा नीचे जाने लगा और जो CD सिरा है वो क्या लगा ऊपर आने लगा। यानी अब उल्टा हो गया एकदम। जो ये पहले ऊपर जा रहा था तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई B2 से B1 और ये नीचे जा रहा था। अब AB क्या जा रहा है नीचे जा रहा है यानी AB यानी ठीक आधे चक्कर के बाद ये जो AB नीचे जाएगा और CD ऊपर उठेगा उस समय इसमें जो धारा की दिशा देखेंगे तो देखो फ्लेमिंग के यानी दाहिने हाथ के नियम अनुसार ये चालक की गति होगी नीचे तो अंगूठा ले जाऊंगा मैं नीचे और ये हो क्या हो गई यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तो जो मध्यमा वो है नीचे की तरफ। तो अब इसमें जो धारा प्रवाहित होगी जो AB सिरा है इसमें धारा किधर प्रवाहित होगी यानी नीचे की तरफ प्रवाहित होगी इस तरह से होती हुई यानी ऐसे जाएगी ऐसे किस तरह जाएगी ब्रुश B1 से B2 की तरफ जाएगी। तो अब इसमें कुंडली लगातार घूमती रहेगी और इसमें जो धारा की दिशा है वो क्या हुई लगातार बदलती रहेगी। तो ऐसी धारा जिसमें धारा की दिशा निरंतर बदलती रहती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और जिसमें ये प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। तो ये बच्चों हुआ हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसको थोड़ा एक बार और बता देता हूं मैं जिससे आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। चित्र में हम जो धारा की दिशा दिखाएंगे वो एक ही दिशा दिखाएंगे, दो डायरेक्शन में नहीं दिखाना है। मान लीजिए इधर से मैं दिखाई है तो एक ही डायरेक्शन में दिखा करके आएंगे इस तरह से। कोई से दिखा दीजिए B2 से B1 दिखा दीजिए या B1 से B2 दिखा दीजिए। तो किस तरह से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिसमें प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। इसकी संरचना क्या होती है इसमें इसकी संरचना पहले लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। इसमें दो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं N और S।
जिसकी दिशा N से S की ओर होती है, जिसके मध्य में आर्मेचर को घुमाया जाता है। आर्मेचर क्या होती है? नरम कच्चे लोहे के एक रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। और आर्मेचर से दो स्लिप रिंग S1 और S2 जुड़े रहते हैं, जो कि आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। और ब्रुश स्लिप रिंग को दो ब्रुश B1 B2 क्या कहते हैं? टच किए रहते हैं, स्पर्श किए रहते हैं। और जो कार्बन के बने होते हैं, और स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? किसी भी धातु की बनी हो सकती है। तो ब्रुश का संबंध हम क्या करते हैं? बाह्य परपथ से कर देते हैं, जहां पर हमें विद्युत धारा भेजनी होती है। ये इसकी क्या हुई? बनावट। कार्यविधि जब हमारी कुंडली किसी एक दिशा में कंसीडर करके समझते हैं कि घुमाई जाती है, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि उसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलती है। जब इसको घुमाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलने से इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से इसमें प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई, उसकी दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से क्या होती है? आधे चक्र के लिए एक दिशा होती है और दूसरे आधे चक्र के लिए दूसरी दिशा होती है। तो कुंडली इस तरह से जैसे जैसे कुंडली घूमती रहती है, और इसमें जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। B1 से B2, B2 से B1, B1 से B2, B2 से B1 लगातार बदलती रहती है। तो ऐसी धारा जिसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और जिसमें ये धारा उत्पन्न की जाती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। तो ये बच्चों आज हमने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।